6:30 से 8 होगा। आवाज आ रही है मेरी? तो नो? Am I audible? प्राची नेट ठीक चल रहा है? ऑल राइट, ग्रेट। तो हमारे क्लासमेट हो गया था, बाकी हमें दूसरे वेक्टर्स के बारे में शुरू करना था। ऑल राइट, चलो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, देन आफ्टर दैट शुरू करते हैं हम लोग। ओके, ऑल राइट। आज हमें अदर क्लोनिंग वेक्टर्स की बात करनी है, ठीक है। फिर हम होस्ट के बारे में शुरू करेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द फर्दर प्रोसीजर्स। नाउ लेट मी स्टार्ट विद द नेक्स्ट वेक्टर, ठीक है, दैट इज बैक्टीरियोफेजेस। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? बैक्टीरियोफेज। व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस? बता सकते हो मुझे? चलो शाबाश। Prachi, Bhumika, we did study about bacteriophages in 11th class. What are these? बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ये जो फेगोसाइट करते हैं बैक्टीरियाज को, राइट? दीज आर द वायरसेस, राइट? दीज आर द वायरसेस, ठीक है, वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट्स बैक्टीरियल सेल। वायरसेस, ठीक है, इन्फेक्ट्स बैक्टीरियल सेल। और कैसे इफेक्ट करते हैं? वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, बिल्कुल सही। और कैसे इफेक्ट करते हैं? ऐसे खराब नहीं कर देते। ये क्या करते हैं वायरसेस? हमने डायग्राम भी बनाए थे, अपना डीएनए इंजेक्ट कर देते हैं इनटू बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया में अपना डीएनए इंजेक्ट देते हैं बैक्टीरियल सेल बाय इंजेक्टिंग देयर डीएनए, ठीक है, बाय इंजेक्टिंग डीएनए इनटू दिस सेल। ये अपने डीएनए को इन सेल्स में इंटीग्रेट करके उसको चेंज कर दे, ठीक है। अब क्या होता है, जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेशन पूरा बैक्टीरिया की मशीनरी से रेप्लिकेट करता है और पूरे सारे नेबरिंग सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। ऐसे दो बैक्टीरियोफेजेस जो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन नाम है, दैट इज लेम्फेज, लेम्डा, ठीक है, कई बार साइन भी बना होता है, लेम्फेज एंड M13 फेज। M13 phage. These are two bacteriophages जिसको हम एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी होती है कि ये फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल किसी भी होस्ट सेल में, और वहां पे टेंडेंसी होती है इनके डीएनए में, इनके जेनेटिक मटेरियल में, टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला हमारा थर्ड, प्लाज्मिड्स पहले क्लोनिंग वेक्टर्स, देन बैक्टीरियोफेजेस, दीज टू आर मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड वन। नेक्स्ट हम जो यूज करते हैं, दीज आर कॉस्मेट, ठीक है। कॉस्मेट्स को हम लोग यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। व्हाट आर कॉस्मेट्स, ठीक है। तो नाम में देखो दो चीजें हैं, कॉस एंड मिड यहाँ पे आ रहा है। तो क्या होता है, जो प्लाज्मिड होता है ना, दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ प्लाज्मिड एंड द कॉस साइट ऑफ फेज लेम्डा, ठीक है। ये जो फेज होता है, लेम्डा फेज होता है, इसकी कॉस साइट होती है। जैसे हमने उसमें तुम्हारे PBR 322 में बहुत सारी साइट्स के बारे में पढ़ी थी, राइट। तो वहां उसकी फेज लेम्डा की कॉस साइट को हम लोग कंबाइन करते हैं विद द प्लाज्मिड और क्या बनाते हैं हम? कॉस्मिड, ठीक है। सो आई कैन राइट इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय, ठीक है, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय combining certain features of plasmid, certain features of plasmid and cos sites of left phase, ठीक है। क्या है? वेक्टर है, तो हम इसको किस लिए यूज करते हैं? टू क्लोन डीएनए फ्रैगमेंट्स, ठीक है, टू क्लोन डीएनए फ्रैगमेंट्स up to
45 kb इन लेंथ, एक रेंज होती है, इससे ज्यादा क्लोन नहीं कर पाएगा। इतना ही, इतनी लेंथ के बाद फिर इसकी फंक्शनिंग, जो इसकी एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, वो हैम्पर होने लग जाती है, अफेक्ट होने लग जाती है। कॉस क्या होता है, कॉस अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज कॉस, कॉस होती है लैम्डा की ना, ये रहा, ठीक है। सो व्हाट आर कॉस, दे आर कोहेसिव एंड साइड्स, ठीक है, जो लैम्डा में होती है। तो ये हमारा हो गया तीसरा, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, नंबरिंग में ठीक कर देती हूँ, 1 2 3। अब हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट जो that is the fourth one would be BAC, ठीक है। what is BAC? from India, it is bacterial artificial chromosome, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये करता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हम ले रहे हैं, ठीक है। व्हाट दे डज, बेसिकली जो BAC होता है, इट इज बेस्ड ऑन F प्लाज्मिड। व्हाट इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन F प्लाज्मिड इकोलाई। उसके उसी के हिसाब से जो F प्लाज्मिड होता है उसके हिसाब से वी मेड BAC, ठीक है। बैग व्हाट इट डज, इस क्रोमोसोम में क्या होता है, कंटेन्स जीन, it is an artificial chromosome, it contains genes for replication, इसके पास replication and maintenance, क्योंकि F प्लाज्मिड के पास है तो replication और maintenance of F factor, ठीक है। तो F फैक्टर के रेप्लिकेशन के लिए हम BA एज अ वेक्टर यूज करते हैं, एंड सेलेक्टेबल प्लस क्लोन साइट, ये कैन अप टू 300 to 350, जो क्लोन इसकी जो टेंडेंसी है बहुत है, ठीक है, अप टू 100 to 350 kb of foreign DNA, ठीक है, 300 to इतना kb of foreign DNA, राइट, उसको ये अकोमोडेट कर सकता है। इतनी बात समझ में आई? They could be natural या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड होती है, उस पे बेस्ड होता है BAC, ठीक है। उसके बाद वी हैव वन मोर, जैसे बैक होता है वैसे एक और होता है, दैट इज YAC। फिफ्थ हो गया ना ये, 1 2 3 4, राइट। नेक्स्ट इज YAC। What is YAC? जैसे Y stands for, B stands for bacteria there, so Y stands for yeast, ठीक है। yeast artificial chromosome, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इट इज, ठीक है। ये क्या करता है, ये बेसिकली और ज्यादा इसकी पावर बढ़ जाती है, मतलब केबी में चल रहा है ना। ये जो YAC होता है ना, इनको हम कब यूज करते हैं, जब हमें क्लोनिंग करानी होती है DNA फ्रैगमेंट की अप टू, मतलब या मोर देन 1 MB, ठीक है। 1 MB से भी ज्यादा, इतनी ज्यादा टेंडेंसी है, सो मोर देन 1 MB, ठीक है, कि क्लोनिंग ये करा सकते हैं YAC, ठीक है। इतनी बात समझ में है, ईस्ट क्रोमोसोम से हम लोगों ने इसको स्टार्ट। उसके बाद वी हैव वन मोर थिंग हियर, फिफ्थ हो गया ना ये। नेक्स्ट सिक्स में हम आ जाते हैं फेजमेट्स, ठीक है। नाम से क्या समझ में आ रहा है, इसमें दो चीजें को हम लोगों ने कंबाइन किया है, बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड, ठीक है। इनको हम फेजमेट्स को हम एज अ वेक्टर कब यूज करते हैं, जब हमें बहुत लार्ज सीक्वेंस ऑफ DNA को कैरी कराना होता है, ठीक है। सो यूज्ड फॉर कैरिंग, ठीक है, लार्जर DNA सीक्वेंसेस और बड़े सीक्वेंसेस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, यस और नो? कुछ बुक्स में एक और चीज मेंशन की हुई है,
ट्रांसपोजोन्स एज वेक्टर। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं? एनी आइडिया? जेनेटिक्स पढ़ लिया? ट्रांसपोजोन क्या होते हैं? दे आर द यूनिट्स ऑफ डीएनए। डीएनए की कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब एक डीएनए से निकल के दूसरे डीएनए में फिट होने की, ट्रांसपोर्ट होने की प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है? तो उनको हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं, उन्हीं में किसी डीएनए को अटैच करके ट्रांसपोर्ट करा देते हैं, ठीक है? सो ट्रांसपोजोन्स आर द यूनिट ऑफ डीएनए, दीज आर यूनिट ऑफ डीएनए which can move from one DNA to another. So this is about all the vectors, मतलब all the different things which we are using as a vector. Is it clear? इतना clear है सबको? भूमिका प्राची, is it clear? Plasmid, bacteriophage, BAC, YAC, phagemate, cosmate, and transposon सब चीजों को हमने बात की। अब एनसीईआरटी में एक और चीज है जिसमें से हमसे ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका वेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर, एक क्लोनिंग वेक्टर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ठीक है, What are the characteristic feature of a cloning vector? ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? परफेक्ट क्लोनिंग वेक्टर क्या क्या होता है? तो तीन चीजें, तीन सबसे मेन हेडलाइंस है हमारी यहाँ पे जो तो होनी ही चाहिए। सबसे पहले ओराई। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ओराई? बताओ मुझे, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ओराई? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ये तो हमारे पास होना ही चाहिए। ये हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि एक जो आपका वेक्टर होता है शुड हैव एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है? ये वो साइट होती है जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, कोई भी पीस ऑफ डीएनए इसी पे लिंक होता है और विद इन होस्ट सेल वो रेप्लिकेट कर सकता है खुद को, ठीक है? तो कोई भी जो एलियन पीस ऑफ डीएनए होता है, इट शुड बी लिंक्ड एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ताकि वो रेप्लिकेट कर पाए और डिवाइड कर पाए। दैट्स व्हाई ये प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट उसके पास क्या होना चाहिए? इट शुड बी, there should be selectable marker. What is selectable marker? क्या होते हैं बताओ? What is the function of selectable marker? Any idea? Yes or no? Okay, चलो, सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? सेलेक्टर मार्कर कुछ साइट्स होती हैं, जैसे हमने पढ़ा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट, यस और नो? डिड वी स्टडीड अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट फॉर एम्पिसिलिन, फॉर टेट्रासाइक्लिन इन तुम्हारा ये इसमें PBR 322 में है ना? तो हमने एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए पढ़ा था जिसमें तुम्हारी कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी थी फॉर BAMH1, फॉर PST1, फिर PBU1 के लिए, है ना? और सबकी सब तुम्हारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स में थी। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? दे helps identifying and eliminating। ये होना जरूरी है क्लोनिंग वेक्टर में, क्योंकि जब तुम एक्सपेरिमेंट कराते हो ना तो यार दिस इज वेरी डिफिकल्ट, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना बहुत बड़ी बात है। कई बार ट्रांसफॉर्मेंट के साथ, ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी आ जाते हैं, मतलब जो तुमको ट्रांसफर कराना है, जो तुमको रिकॉम्बिनेंट कराना है, उसके अलावा और भी ऐसे सब्सटेंस, ऐसे डीएनए आ जाते हैं जो तुमको नहीं चाहिए। यू नीड टू रिमूव देम। एक छोटी सी गलती पूरा एक्सपेरिमेंट फेल, एंड दीज आर वेरी कॉस्टली, वेरी टाइम टेकिंग एक्सपेरिमेंट। डीएनए की अब जेनेटिक्स के लेवल पे बायोटेक की जो एप्लीकेशन वो सब है, राइट? सो एक वेक्टर में एक तो ओआरआई होना जरूरी है, एक सेलेक्टेबल मार्कर व्हिच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, एंड परमिट करता है, एंड selectively permitting, ठीक है, selectively permitting the growth of transformant।
ठीक है, तो यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे कौन से जीन होते हैं जिनको हम एज सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। ठीक है, सो जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। टू एंटीबायोटिक, मान लो तुम्हारा एम्पिसिलिन हो गया या टेट्रासाइक्लिन हो गया, केनामाइसिन हो गया, इन सब के लिए जो होते हैं दे आर यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, फॉर इकोलाई अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल इकोलाई होता है इट डज नॉट कैरी एनी रेजिस्टेंट अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक और है, हमने वो पढ़ा था लैकोप्रोन में, वन मोर एग्जांपल है, दिस इज वन एग्जांपल। ठीक है, वन मोर एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू हियर, लैक्जेड किसके लिए कोड करता है, लैक्जेड जल्दी बताओ, लैक्जेड किसके लिए कोड करता है प्राची, याद है नहीं? Lactate codes for beta galactosidase, yes or no? अब याद आया भूमिका? This is also used as a selectable marker। ठीक है, तो selectable marker क्या करता है ये समझ में आया, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को रिमूव करता है, एलिमिनेट करता है और तुम्हारे प्रोडक्ट से और परमिट करता है ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट जो तुमको चाहिए। This is done by selectable marker, common example gene coding resistant to antibiotic। ठीक है, is it clear both of you? इतनी बात समझ में आई, yes or no? ठीक है, ओके, इसको एग्जाम्पल से देखो हम समझते हैं। So what is non-recombinant? Lacking a gene of interest। वही हुआ ना non-recombinant, वो उसमें वो जीन है जो हमें चाहिए ही नहीं, recombinant जो हमें चाहिए। Selectable marker, selectable marker क्या होता है, non-transformant, transformant, ठीक है, and transformant recombinant, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट है। तो जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है, मान लो ट्रांसफॉर्मेंट, उनको क्या करता है, उनको एलिमिनेट करता है, हटा देता है, ट्रांसफॉर्मेंट के लिए उनको प्रमोट करता है। इसके लिए बहुत सिंपल सी तरीके से मैं तुमको समझाती हूँ ये चीज कैसे होता है, मतलब कैसे वो रिमूव कर रहा है या कैसे वो उसको प्रमोट कर रहा है। तुम्हें ये मुझसे पूछना चाहिए था वैसे, बट ठीक है, तुमने मुझसे खुद नहीं पूछा तो मैं ही बता देती हूँ। मान लो एक फॉरेन डीएनए है, ठीक है, लेट्स अज्यूम वी हैव अ फॉरेन डीएनए। ठीक है, वी हैव फॉरेन डीएनए और हमने इस फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर दिया। ठीक है, वी कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए कौन सी साइट पे, मान लेते BMH1, BAM1। कौन सी एंटीबायोटिक जीन के अंदर थी BAM1, मुझे बताओ पहले। कहाँ थी, टेट्रा रेजिस्टेंट, डायग्राम में हमने राइट वाली पे, तो हम टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंट जीन है उस प्लाज्मिड के पास जो प्रॉपर्टी है उसकी BMH1 साइट पे हमने फॉरेन डीएनए को लाइगेट करा दिया। ठीक है, नाउ जो फॉरेन डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट बना दिया तुमने, उसके प्लाज्मिड में तुमने एक दूसरा डीएनए लाइगेट करा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट तुम्हारा मैं कह सकती हूँ प्लाज्मिड बन गया। ठीक है, सो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो होगा, now recombinant plasmid will lose resistant tetracycline resistance। ठीक है, due to why, insertion of foreign DNA।
यस और नो? पहले मुझे बात बताओ, इतनी बात समझ में आई कि पहले ये साइट फ्री थी तो इसके पास वो प्रॉपर्टी थी, वो साइट ओपन थी किसकी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, कि अगर ये प्लाज्मिड कहीं पे जाएगा और टेट्रासाइक्लिन आएगा तो वो उसको किल कर देगा, उसके अगेंस्ट उसके पास प्रॉपर्टी है। अब तुमने उस साइट के साथ तुमने फॉरेन डीएनए को क्या करवा दिया, अटैच करा दिया, तो वो साइट अब उसने क्या कर लिया, लूज कर दिया, तो इस वजह से तुम्हारी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, ठीक है, हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसको यूज किया है, पर हम उसको सेलेक्ट करना है फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस टू, ठीक है, बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट इनटू एम्पिसिलिन। मतलब ये मान लो ये एक मीडियम है जिसमें एम्पिसिलिन है, ठीक है, एम्पिसिलिन मीडियम, ठीक है, and we have here tetracycline medium, ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टी किसके लिए खत्म हुई है, उसकी प्रॉपर्टी किसके लिए खत्म हुई है, अब देखो ये एम्पिसिलिन मीडियम है और टेट्रासाइक्लिन मीडियम है। अब तुमने जो प्रॉपर्टी खत्म की है वो किसके लिए खत्म की है, टेट्रासाइक्लिन के लिए खड़ी है, ठीक है। तो अब तुमने क्या किया, नेक्स्ट तुम क्या करोगे, जो टेट्रासाइक्लिन कर दिया तो तुमने पहले इस रिकॉम्बिनेंट को इसमें डाला, किसमें डाला, एम्पिसिलिन में डाला। एम्पिसिलिन में जब डाला तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो इसके पास है, टेट्रासाइक्लिन नहीं है, तो जब एम्पिसिलिन में जाओगे तो तुम यहाँ पे डिवाइड करना शुरू कर देगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे डिवाइड करेगा और यहाँ पे कॉलोनीज बन जाएंगी, यहाँ पे क्या बनेंगी, कॉलोनीज बन जाएंगी, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, और जब भी तुम रिकॉम्बिनेंट को टेट्रासाइक्लिन में डालोगे तो इट विल नॉट ग्रो इन व्हाट, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग, ठीक है। बट जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो क्या करेगा, वो दोनों में डेवलप करेगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास बहुत सारे सेट ऑफ डीएनए है, तुमने पहले क्या किया, इसमें डाला, ठीक है, तो इसमें डाला तो जो रिकॉम्बिनेंट वाला है, जो रिकॉम्बिनेंट वाला है वो इसमें ग्रो करेगा, कॉलोनीज बनेंगी, और इसमें नो कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। और जब नॉन रिकॉम्बिनेंट की हम बात करेंगे तो कॉलोनीज यहां भी बनेंगी और कॉलोनीज यहां भी बनेंगी, ठीक है, ऑफ व्हाट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो इस तरीके से जो सेलेक्टिव मार्कर है, जो सेलेक्टिव मार्कर है उसकी हेल्प से तुम ये पता लग सकते हो, ठीक है, कि कौन सा तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेंट जीन है, कौन सा तुम्हारा है उसको तुमने इनएक्टिवेट कर दिया ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। तो इतनी बात समझ में आई, यस और नो, बोथ ऑफ यू बताओ मुझे, इज इट क्लियर? भूमिका, प्राची, ठीक है, चलो। तो ये बात हमें, ये वाला पॉइंट भी हमें समझ में, मतलब ये हमने सिर्फ कि तुम्हारा सेलेक्टेबल मार्कर कैसे हेल्प कर रहा है एलिमिनेट करने के लिए ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट को, ठीक है। नाउ द थर्ड साइड, तीसरी चीज कौन सी होनी चाहिए, इनके पास देयर शुड बी प्रेजेंट विद रिकॉग्निशन साइट्स, ठीक है, रिकॉग्निशन साइट्स और क्लोनिंग साइट्स। व्हाट आर रिकॉग्निशन साइट्स, बता सकते हो मुझे? प्राची, व्हाट इज रिकॉग्निशन साइट? पढ़ चुके हम रिकॉग्निशन या क्लोनिंग साइट्स के बारे में। बताओ बताओ, रिकॉग्निशन कौन था जो पहचान कर रहा था क्लोनिंग रिकॉग्निशन साइट? एंडोन्यूक्लियस के बारे में हमने, ठीक है, कि जो वेक्टर होता है इट शुड बी प्रेजेंट विद व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोनिंग साइट, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर में एक यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, यूनिक रिस्ट्रिक्शन हर वेक्टर के पास होते हैं, यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट, ठीक है। यही वो साइट होती है विच इनेबल्स, जो इनेबल करती है फॉरेन डीएनए
which enables foreign DNA to be inserted into the vector, to be inserted into the vector. ठीक है, इतनी बार हमने पढ़ा था। PBR 322 होता है, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जितनी साइट्स होती हैं, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और इसकी जो तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, BAM-H1 हो गया तुम्हारे पास, ठीक है, और बहुत सारे हमारे पास साइट्स होती हैं। Done. So these are three things, three properties which should be present. That is origin of replication, selectable marker, and cloning site. These three things are present. Okay. So here we are done with what? We are done with the vector wala part. Now, as per NCERT, we are left with the last two things here. What is this? This is vector को हम as a cloning gene use कर रहे हैं in plant. ठीक है, वेक्टर as cloning gene in plants. फर्स्ट हेडिंग, प्लांट्स में हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो T1 प्लाज्मिड एक होता है, सी दिस इज बैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है, लेफ्ट में जो बैक्टीरिया है, एंड इट हैज T1 प्लाज्मिड। इस बैक्टीरिया के पास होता है ये T1 प्लाज्मिड, ठीक है, दैट मेक्स इट पैथोजेनिक। इस Ti प्लाज्मिड की वजह से दिस बैक्टीरिया इज पैथोजेनिक टू प्लांट्स, ठीक है, पैथोजेनिक टू प्लांट्स। हमने क्या देखा कि हमने बेसिकली क्या देखा, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस होता है, दिस इज अ पैथोजन ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स हैं, उनमें ये पैथोजन है। व्हाट इट डज, ठीक है, ये क्या करता है, मान लो ये प्लांट है, ठीक है, दिस इज द प्लांट हियर, व्हाट इट डज, इट डिलीवर्स अ पीस ऑफ डीएनए, पीस ऑफ डीएनए को ये डिलीवर कर देता है उन प्लांट्स में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टीडीएनए। ये टीडीएनए तो मतलब बेसिकली ये बैक्टीरिया प्लांट पे चिपक जाता है और अपने डीएनए का कुछ पार्ट, जो टीआई प्लाज्मिड है उसके थ्रू अपने डीएनए का कुछ पार्ट टीडीएनए को वो नॉर्मल प्लांट सेल में भेज देता है। अब ये टीडीएनए क्या करता है, ये टीडीएनए नॉर्मल प्लांट सेल को, ठीक है, कन्वर्ट करता है इनटू ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर हो जाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, इनटू ट्यूमर सेल्स चेंज कर देता है जो पैथोजन। अब ट्यूमर सेल्स हो गया, प्लांट की ग्रोथ एबनॉर्मल हो गई, तो व्हाट इट डज, इट कन्वर्ट्स देम इनटू ट्यूमर सेल, और इन ट्यूमर सेल्स को डायरेक्ट करता है टू प्रोड्यूस केमिकल, ठीक है। ये ट्यूमर सेल कर क्या करते हैं, एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जो बैक्टीरिया को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे ट्यूमर बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, प्लांट हेयर, ठीक है, उसमें ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया पेड़ों को, इस तरीके से। तो हमने इस पैथोजन की, इस बैक्टीरिया की इस प्रॉपर्टी का फायदा उठाया, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का फायदा उठाया, एंड व्हाट वी डज, हमने क्या किया, हमने इसको एज अ वेक्टर यूज करना शुरू कर दिया, बिकॉज़ ये वेक्टर का जो काम कर रहे हैं, इसके अंदर खुद के पास प्लाज्मिड है और अपना ही डीएनए कर दे रहा है, तो डीएनए इज फॉरेन सब्सटेंस, टी प्लाज्मिड इज अ वेक्टर, तो हमने व्हाट वी डज, इट हैज बीन मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। इतनी बात आई समझ में? यस और नो? Is it clear? भूमिका, प्राची, प्लांट्स में कैसे यूज हो रहा है क्लोनिंग जीन, समझ में आई बात? ऑलराइट, ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स में भी सेम चीज होती है, ठीक है, एनिमल्स। नाउ इट मींस वायरसेस यूज्ड टू क्लोन, viruses used to clone genes in animals। ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जिनको हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं, एज अ वेक्टर यूज करते हैं कि उस वायरस को हमारी बॉडी में डाल दिया और हमारी बॉडी में वो किसी XYZ पीस ऑफ डीएनए को क्या करवाएगा, डिवाइड कराएगा, ठीक है। सो रेट्रोवायरस की हम जैसे बात करते हैं, रेट्रोवायरस में हमने बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ी है जो हमें डिजीज कॉज करते हैं, एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस वायरसेस, दे कैन कॉज ट्यूमर्स इन आवर सेल्स,
ठीक है। तो जो वायरसेस होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है इन एनिमल्स टू ट्रांसफॉर्म आवर नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरियस सेल। तो हमने क्या किया, ठीक है, ये कैसे करते हैं, डीएनए लेवल पे काम करते हैं। ये कुछ ऐसे मतलब डीएनए लेवल पे ऑल्टरेशन होने की वजह से ही कैंसरस प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो हमने इनकी प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज किया कि एनिमल्स की बॉडी में हमें कोई फॉरेन डीएनए इंजेक्ट कराना है तो हम वायरसेस के थ्रू, हम बैक्टीरियोफेजेस के थ्रू इंट्रोड्यूस करा देंगे। यस और नो? तो डीएनए फ्रैगमेंट को हम इनके वेक्टर से कंबाइन करें तो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, रेट्रोवायरस। उसके बाद एक और चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज शटल वायरस। ठीक है, शटल वायरसेस क्या होते हैं, व्हाट आर शटल वायरसेस? ठीक है, ये इन वायरसेस की प्रॉपर्टी होती है, दे कैन रेप्लिकेट इन बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज बैक्टीरियल सेल यानी ई कोलाई। ठीक है, क्योंकि इनके पास दोनों होते हैं। इनके पास जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और सिलेक्टेबल मार्कर होता है वो यूकैरियोटिक सेल के लिए भी होता है और ई कोलाई के लिए भी होता है, राइट? सो आई कैन राइट दे कैन रेप्लिकेट इन बोथ यूकैरियोटिक and E. coli. Example, shuttle viruses का example या shuttle vectors का example हमारे पास क्या होता है, ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मेट। ठीक है, या बोलते हैं इसको YEP। ठीक है, this is very common example. Now we are done with the vector and every aspect of vector. So we are done with two things. We are done with the enzymes. हमने बायोटेक का पूरा इंट्रोडक्टरी पोर्शन किया, हमने एंजाइम्स की बात की और अब हमने वेक्टर्स के बारे में भी सारी बात कर ली है। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? अब हमें बात करनी है किसकी, कॉम्पिटेंट होस्ट की। होस्ट होता है, प्राची ने चल रही, आवाज आ रही है तुमको मेरी? प्राची, एक होस्ट हमारे पास होना चाहिए। अब करते हैं कि हमें पता है डीएनए जो होता है इट इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, सो इट कैन नॉट पास द मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। ये बात सही है, हमने पढ़ा है जेनेटिक्स में, यस और नो? ठीक है ना? तो इसका मतलब अब डीएनए हाइड्रोफिलिक है, डीएनए को सीधा हम मेम्ब्रेन से क्रॉस तो करा नहीं सकते। अब क्या किया जाए? ठीक है, तो इसका मतलब जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, हम must be capable to take up the DNA cell। ठीक है, कि उनको हम चाहते हैं कि वो डीएनए सेल्स को ले ले आराम से। तो कैसे हम ऐसा क्या यहाँ पे कराते हैं वो देखो। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू ट्रीट देम विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस Ca2+। ठीक है, डाइवेलेंट कैटायन कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या करता है, इट इंक्रीजेस, कैल्शियम क्या करता है, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall। ठीक है, कि डीएनए को बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया इज अ होस्ट, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, कि बैक्टीरिया हमारा होस्ट है, इसमें हमें इसको इंट्रोड्यूस कराना है डायरेक्टली। इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम्हारा जो वेक्टर है उसमें डीएनए तुमने पुट किया हुआ है, और वेक्टर भी तो डीएनए ही है, प्लाज्मिड भी तो पूरा डीएनए ही होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो ये डीएनए क्रॉस कर नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ट्रीट इट विद द कैल्शियम। ये कैल्शियम क्या करेगा, ये शक्ति बढ़ाएगा जाएगा, जिससे तुम्हारा जो डीएनए वो बैक्टीरिया में एंटर करेगा थ्रू द पोर्स। इतनी बात समझ में आई? सो इट इज सब्जेक्टेड टू हीट एंड शॉक। ठीक है, हीट शॉक एंड आइस ट्रीटमेंट, और फाइनली डीएनए टेकन अप हो जाता है होस्ट सेल से। तो हम क्या क्या चीजें यहाँ पे करा रहे हैं वो देखो। ठीक है, सबसे पहले व्हाट आर वी डूइंग हियर, सबसे पहले हम डीएनए को ट्रीट करा रहे हैं विद Ca2+। ठीक है, हम कैल्शियम के साथ ट्रीट करा रहे हैं जिससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। नाउ उसके बाद हम आरडीएनए को फोर्स करते हैं इन सेल्स में। ठीक है, कैसे जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं, बाय हीट
एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट हम जबरदस्ती उनको देंगे तो सबसे पहले मान लो हम उसको आइस में रख रहे हैं, बर्फ में आप रख रहे हो, ठीक है। उसके बाद हीट शॉक देते हैं उनको 42 डिग्री सेल्सियस कुछ का, उसके बाद उनको वापसी बर्फ में रखते हैं, फिर हीट देते हैं। इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, तुम्हारा जो होस्ट सेल है वो एब्सॉर्ब कर रहा है तुम्हारे डीएनए को। इतनी बात आई समझ में? यस और नो? प्राची, भूमिका, इतनी बात समझ में आई कि कैसे तुम्हारा होस्ट सेल डीएनए को एब्सॉर्ब करेगा? बाय कैल्शियम, हीट एंड कोल्ड और आइस ट्रीटमेंट। यस और नो? इज इट क्लियर बोथ ऑफ यू? जल्दी से बताओ मुझे, इतनी बात समझ में आई? ऑलराइट, प्राची, इज इट क्लियर? ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी होते हैं टू इंट्रोड्यूस द फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। वो कौन से मेथड्स होते हैं? माइक्रो इंजेक्शन, ये देख रहे हो। नॉर्मली इंजेक्शंस तुम ऐसे लगाते हो, वेनस इंजेक्शन, मस्कुलर इंजेक्शन, तो जीन ट्रांसफर, ठीक है। कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्ट ट्रांसफर किया है उसकी जीन को उसके सेल्स में, मतलब ये सेल है, इसका न्यूक्लियस सीधा जीन में ट्रांसफर करता है, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। सबसे ज्यादा बात करते हैं इसकी, माइक्रो इंजेक्शन की हम बात करते हैं कि व्हाट इज माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, सो माइक्रो इंजेक्शन थ्रू इंजेक्शन सिंपली बस फर्क कितना है कि हमारे लिए नॉर्मल जो सिरिंज होते हैं उससे पॉसिबल नहीं होता कि तुम सेल के न्यूक्लियस में, नहीं, तुम वेन में डालते हो, तुम ब्लड में डालते हो, तुम मसल सेल में डालते हो, राइट। तुम ऐसे न्यूक्लियस के अंदर नहीं डाल सकते, बट थ्रू माइक्रो इंजेक्शन फॉरेन डीएनए, through microinjections, foreign in DNA is directly injected. Foreign DNA is directly injected into the nucleus, of animal or plant cell. ठीक है? By using microneedle, you can say by using microneedles. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस और नो? इसी मेथड को सबसे पहले ना जैफ्री करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूएसए में एक माइस को ट्रीट किया था, ठीक है, जिसमें न्यूरोमस्कुलर डिजीज थी। एक माउस था, आई मीन माइस, जिसमें न्यूरोमस्कुलर डिजीज था। व्हाट ही डिड थ्रू दिस माइक्रो इंजेक्शन, ही ट्रीटेड दैट पर्टिकुलर, मतलब इन 1993, ठीक है। यहाँ पे हमारे थे जाफे एस चैम्बरलेन, ठीक है। कहाँ पे? यूएसए में यूनिवर्सिटी है, वहां पे तुम्हारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, वहां पे एक सेंटर है, ह्यूमन जीनोम सेंटर, ठीक है, यूएसए, ठीक। दिस इज माइक्रो इंजेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं जीन गन, जो बंदूक देखी हमने यहाँ पे, ये, ठीक है, जीन गन या पार्टिकल गन, या इसको बायोलिस्टिक भी बोला जाता है, और भी बहुत सारे नाम हैं इसके। सो जीन गन, और I can say particle gun और बायोलिस्टिक, ठीक है। दीज आर थिंग्स, ये इसके नाम है। इसमें क्या होता है, गन है ना, तो पैलेट गन में क्या होता है, गोली होती है, बंदूक होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर खोलोगे ना तो तुमको यहाँ से क्वेश्चन मिला जाएगा कि कैसे, कि जो जैसे बंदूक होती है, कोई मेटल होता है ना, कुछ तो होता है ना जो उसकी गोली होती है, इससे बनी हुई होती है। तो सिमिलरली जहाँ पे जो डीएनए होता है, डीएनए को ऐसे भर तो नहीं दोगे ना, इससे कोई मजाक तो नहीं चल रहा है बिल्कुल भी कि डीएनए बस बंदूक में भर दिया तुमने। तो व्हाट वी डज हियर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है तुमसे टीएमटी में, तब तो नीट नहीं था, पुराना पूछा हुआ है। अब उसमें जो डी होता है, डीएनए को हम कर, ठीक है, ठीक है, ये तुमको याद रखना है। डीएनए कोडेड विथ माइक्रोस्कोपिक
pellets of gold और टंगस्टन। ठीक है, जहां फिर भी तो टंगस्टन होता है एंड इट इज लिटरली शॉर्ट। हमें पता है जो बुलेट होती है उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा होती है ना। सो इट इज इसको शॉर्ट किया जाता है, शॉर्ट विथ हाई वेलोसिटी, विथ हाई वेलोसिटी, ठीक है, इनटू टारगेट सेल, इनटू द टारगेट सेल। सबसे पहले जब ये टेक्निक बनाई गई थी ना, बेसिकली प्लांट्स के लिए बनाई गई थी, ठीक है, कि प्लांट्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन एनिमल्स ने भी अब धीरे धीरे यूज करना शुरू कर दिया है फॉर कैंसर और बहुत छोटे छोटे लेवल पे, ताकि हमारा हीलिंग टाइम को इंक्रीज किया जा सके और कैंसर सेल्स को ठीक किया जा सके। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, और भी कुछ मेथड्स होते हैं, उनके नाम मैं बता रही हूँ तुमको कि अगर कहीं तुम पढ़ते हो तो जैसे डायरेक्ट डीएनए इंजेक्शन, डायरेक्ट, एज पर एनसीईआरटी 2 ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बट वी डू हैव few other things here। डायरेक्ट डीएनए इंजेक्शन यानी इंजेक्शन डायरेक्ट दे देते हैं स्केलेटल मसल में, ठीक है, तो मतलब जीन को एज अ वैक्सीन हम यूज करते हैं, एज अ वैक्सीन जब यूज करते हैं तो थेरेपेटिक्स यूज बहुत कम है, बट ठीक है फिर भी काम कर जाती हैं ये चीजें। एंड इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, These are other two method। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है ना, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पोर्स बनाए जाते हैं प्लांट सेल मेम्ब्रेन में, जिसके थ्रू तुम डीएनए को फिर इंजेक्ट करा देते हो, ठीक है, कि तुमने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को थ्रू पोर्स क्रिएट किए और उसमें तुमने फिर इंजेक्ट करा दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटेंट होस्ट की अगर हम बात करते हैं कि हम किस किस मेथड से कैसे कैसे ट्रांसफर कराते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? चलो मुझे ये बताओ, पहले इतनी बात समझ में आई दोनों लोगों को जितना हमने अभी पढ़ा, राइट? ऑल राइट, नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। क्या प्रोसेस है? हमने बीच में एक टॉपिक छोड़ा है इस चैप्टर में, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, वो हम उस टेक्नोलॉजी के अंडर ही डिस्कस करेंगे, हम उसको अलग से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलो उससे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले लेट मी, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिक ट्रांसफॉर्म्स किसको ट्रांसफॉर्म करता है? नेमेटोड्स, ठीक है, फंजाई, बैक्टीरिया एंड डाइकॉट प्लांट्स, सेवरल या मोस्ट डाइकॉट। चलो बताओ मुझे फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे आंसर बताओ इसका। प्राची, इज योर नेट वर्किंग? बिकॉज नया टॉपिक में भी वो काफी लंबा टॉपिक है, तो आई थिंक वी शुड प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक। ऑलराइट, बिल्कुल सही भूमिका, दैट इज फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज, ये 2018 में पूछा हुआ है हमसे क्वेश्चन, कॉमनली यूज्ड एज वेक्टर, ठीक है, इनमें से किसको हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं? फॉर इंट्रोड्यूसिंग, ऑफ कोर्स वेक्टर का जो काम होता है फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट, ठीक है, फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शन में दे देते तुमको, रेट्रोवायरस, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड, यू कैन रूल आउट, ये वाला क्वेश्चन तुम रूल आउट करके अच्छे से कर पाओगी, लैम्डा फेज एंड PBR 322। चलो बताओ मुझे फटाफट से आंसर भूमिका। बहुत इजी है भूमिका, थोड़ा सा सोचो इनमें से किसको हम यूज करते हैं। Okay, I got something from you.
नहीं भूमिका, इट शुड बी ए, रेट्रोवायरस याद रखना, ठीक है। नॉन इम्यूनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जितने भी होते हैं वहां पे रेट्रोवायरस को हम यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने बस स्पेसिफाई कर दिया इसको, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, चलो आगे चलते हैं हम। ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एंडोन्यूक्लियस में से, है ना, हमसे कि किसको हम यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, द बैक्टीरिया व्हिच इज कॉमनली यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। को यूज करते हैं, ऑप्शंस में तुमको यहाँ पे दे देती हूँ। बैसिलस, क्लोस्ट्रिडियम, स्यूडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम। चलो बताओ भूमिका फटाफट से मुझे आंसर इसका, कौन सा बैक्टीरिया है जो हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियर में, कॉमनली यूज करते हैं। अभी हमने देखा है इन प्लांट्स में, एग्जांपल हमने देखा था। थोड़ा सा सोचो भूमिका, प्लांट्स में क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स, देख कौन सा बैक्टीरिया था, कौन सा ट्यूमिफिकेंस था वो, एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम। इतनी बात समझ में आई भूमिका? ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज हम लोगों ने पूरा क्लोनिंग वेक्टर वाला टॉपिक खत्म किया। अगली क्लास में स्टार्ट विद द प्रोसीजर ऑफ पूरा जो रिकॉम्बिनेंट तुम्हारा डीएनए फॉर्मेशन होता है, उसकी टेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसेस के बारे में, हम उसके 8 स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। इज इट क्लियर? ऑलराइट, मैम चलो बाय बाय। मैम